लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। सुप्रीम कोर्ट ने कल सुदर्शन न्यूज चैनल के एक प्रोग्राम यूपीएससी जेहाद को लेकर एक लंबी सुनवाई करी। सुप्रीम कोर्ट की बेहद और गंभीर टिप्पणी आई है कि मीडिया, खासकर टीवी न्यूज चैनल मीडिया जो है, उसको पूरी तरह से बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी मंशा जताई कि एक 5 सदस्यीय ऐसी नियामक संस्था बनाई जाए जो पूरी तरह से राजनीति से परे हो और साथ ही वो डिसाइड करे, क्योंकि टीवी न्यूज चैनल्स के सेल्फ रेगुलेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से आहत है और वो मानता है कि ये सेल्फ रेगुलेशन खत्म हो चुका है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान टीवी जगत के जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले परिचय करा दूं। आप राहुल देव जी हैं, एक लंबा अनुभव टीवी इंडस्ट्री का रहा है। हमारे साथ आशुतोष जी हैं, जाना पहचाना टीवी का चेहरा है, संपादक रहे हैं। हमारे साथ मुकेश जी हैं। मुकेश जी देश के विभिन्न राष्ट्रीय क्षेत्रीय चैनलों में बतौर संपादक कार्य करते रहे हैं। राहुल देव जी, सबसे पहले तो आपसे ही सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है कि 5 सदस्यीय एक नियामक तंत्र बनाया जाए जो कहीं ना कहीं रेगुलेट कर सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि अब जो आप टीवी चैनल, प्राइवेट न्यूज चैनल हैं, वो सेल्फ रेगुलेशन भूल चुके हैं। उस संस्था का क्या प्रारूप आप देख रहे हैं? और दूसरा मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि आखिर वो कैसे रेगुलेट करेगा? वो कैसे बताएगा कि रिया चक्रवर्ती आप चलाएं ना चलाएं, चलाएं तो कितना चलाएं? राहुल देव जी। देखिए, नियमन का मतलब नियंत्रण नहीं है जी, और नियमन का मतलब संचालन भी नहीं है। तो कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी इस तरह का संगठन हो, वो उसका काम नियमन है। यानी कभी अगर कोई उल्लंघन हो, और जो दुनिया भर में और भारत में भी एक नीति संहिता बनी हुई है, कोड ऑफ एथिक्स बना हुआ है पत्रकारों के लिए, टीवी के लिए। एक मैं अभी देख ही रहा था उसको, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनी हुई है। शायद आशुतोष उसमें रहे भी हों, कुछ लोग रहे भी हैं, एनबीए में भी कभी मैं भी था। तो वो सब लिखित है। लेकिन पहली जरूरत तो ये है, और ये कोई पहली बार विचार आया हो ऐसा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में जरूर कहा है, लेकिन ये विचार कम से कम मैं समझता हूँ कि 20 साल से तो उठाया जाता रहा है और ये सुझाव दिए जाते रहे हैं कि जैसे प्रेस काउंसिल है अखबारों के लिए और न्यूज एजेंसियों के लिए, उसी तरह से टीवी और जो दूसरे नए मीडिया आए हैं, इनके लिए भी एक नियमन की अधिकार संपन्न एक संगठन, एक संस्था होनी चाहिए। और ये नियमन का इसका मतलब भी है कि वो अनिवार्य है कि वो सबसे पहली शर्त है कि वो सरकारी ना हो, सरकारी दबाव और प्रभाव और हस्तक्षेप से मुक्त हो। ये पहली शर्त है। दूसरे ये कि उसमें प्रामाणिक लोग हों, जिनके जो निर्विवाद हों, उन पर कोई शक की गुंजाइश ना हो किसी को भी, और उनकी पृष्ठभूमि, उनका रिकॉर्ड, इतिहास इस तरह का एक प्रामाणिक हो, प्रमाणित किया जा सके ऐसा हो। वो अलग अलग पक्षों से हो, उसमें टीवी उद्योग के लोग भी हों, लेकिन बाहर के ऐसे लोग, चाहे वो न्यायपालिका के हों या दूसरे क्षेत्रों के प्रमुख लोग हों, तो ताकि कई दृष्टियों से और कोणों से किसी भी चीज को देखा जा सके। तो ये तो हमारा संविधान ही कहता है कि जो अभिव्यक्ति की आजादी संविधान देता है, उसको वो उसके अगले ही अनुच्छेद में, उपअनुच्छेद में उसको वो सीमित करता है कि कई ऐसी शर्तें हैं जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष और संपूर्ण नहीं रहती। तो ये बहुत स्वाभाविक है, दुनिया में सब जगह ऐसे ही होता है। तो एक निरपेक्ष आजादी, बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्रीडम, ये तो कहीं भी संभव नहीं है, ना होनी चाहिए, नहीं है। और यही बात कल राहुल जी, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि आपको बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता है, आपको अधिकार हैं, लेकिन वो बिल्कुल नागरिकों की तरह, एक पत्रकार के जो अधिकार है वही एक नागरिकों। आशुतोष जी, जब केंद्र सरकार ये बात कहती है कि आप मीडिया में नियंत्रण का मतलब लोकतंत्र के लिए बेहद बड़ा खतरनाक बात होगी, मेरा आपसे सवाल थोड़ा सा राहुल जी ने जो बताया उससे आगे है। ये तय कौन करेगा? ये बॉडी बनाएगा कौन? और उस बॉडी की विश्वसनीयता क्या होगी? उसके वो कहां तक आपको मना कर सकता है? क्योंकि आप खुद एक संपादक रहे हैं, आप कहां तक वो आपको मना कर सकता है कि आप केवल रिया चक्रवर्ती या कंगना रनावत जैसे मामलों में कि आप कहां तक रिपोर्टिंग करें और कहां तक नहीं करें? क्या खराब है, क्या सही है, ये वो कैसे तय करेगा? उसका फ्रेमवर्क क्या हो सकता है?
विप्लव, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है उसमें एक सेंटेंस मिसिंग था। सेंटेंस उन्होंने ये कहा था कि जो एनबीए है यानी नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है, जो टीवी चैनल्स के मालिकों की संस्था है, वो कहा है, वो तो कागज पे है जी, वो अपना काम क्यों नहीं कर रही है। ये कल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में ये बात आई थी। अब आप देखिए, अद्भुत स्थिति है। इस देश के अंदर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, इस देश के अंदर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, इस देश के अंदर एनबीए है, इस देश के अंदर सेल्फ रेगुलेशन के नाम में एनबीएसए है, नेशनल ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी है। दरअसल जो एनबीएसए बना था, नेशनल ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी, वो आज से करीब 10-12 साल पहले बना था और उसका एकमात्र मकसद ये था कि टेलीविजन में सरकार की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए और किसी दूसरी संस्थाओं की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए जी। और जो पहले उसके चेयरमैन बने थे वो जस्टिस जेएस वर्मा बने थे, जिनकी एमिनेंस, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को लेकर कभी कोई सवाल नहीं खड़े करता है। उसमें दीपांकर गुप्ता जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाजशास्त्री थे, एसवाई कुरैशी साहब थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके थे, नितिन देसाई थे और एक कोई और सज्जन थे। और उसके अलावा उसमें कुछ जो टीवी चैनल्स के जो संपादक थे वो भी उसमें हिस्सेदारी करते थे। मुझे याद पड़ता है जब कोई कंप्लेन आती थी और जब हमारे पास नोटिस या समन आता था तो हम लोगों की हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि जस्टिस जेएस वर्मा उसी तरीके से हमको ग्रिल करते थे जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में किया करते रहे होंगे। हालांकि मैंने उनको कभी देखा नहीं था। और वहां पे फिर वो पनिशमेंट भी देते थे, हर्जाना भी, जुर्माना भी लगाते थे और कभी कभी चैनल बंद करने की भी बात करते थे। और उन्होंने एक आध चैनल को बंद किया था 1-2 दिन के लिए, ऐसा मुझे ध्यान पड़ता है जी। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से टीवी का कंटेंट है, टीवी का कंटेंट देखिए, डंपिंग डाउन ऑफ द कंटेंट एक अलग सवाल है, लेकिन जो कंटेंट समाज को बांटने की बात कर रहा है, जो कंटेंट आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफदारी करता है, विपक्ष को हमेशा गालियां देता है, जिस भाषा का इस्तेमाल आज टीवी चैनल पर तमाम पैनलिस्ट करते हैं, वो समाज को जहरीला और हिंसक बना रहा है। वैसी स्थिति में अगर एनबीएसए के रहने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की मौजूदगी के बावजूद भी अगर ये चल रहा है, तो सवाल ये उठता है कि क्या एनबीएसए अपने आप में काम करने योग्य बचा है या नहीं बचा है, और अगर बचा है तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है जी। मैं अगर अनुमति दें आप तो हस्तक्षेप करूंगा। आज भी उसके आशुतोष ने खुद बताया कि वो एक क्वासाई जुडिशियल बॉडी है, वो आज भी है। उसमें आज भी जो वो है जस्टिस सीकरी उसके अध्यक्ष हैं, और उसमें आज भी एक पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, उसमें 3-4 बड़े प्रामाणिक अधिकारी हैं और भी लोग हैं, और जो बड़े अच्छे लोग हैं, प्रामाणिक हैं, और उनको वो ऐसे हैं जिनमें से ज्यादातर पर आशुतोष भी उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि संचालन में, नियमन में और नियंत्रण में, तीनों में बहुत अंतर है। आप लोग जो बात कर रहे हैं कि कौन बताएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये कोई भी ऐसी संस्था नहीं कर सकती, उसका काम नहीं है, किसी भी न्यायिक संस्था का काम नहीं है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट या अदालतें, उच्च न्यायालयों के पास अधिकार होता है कि वो सू मोटो नोटिस ले किसी चीज का और उस पर कुछ काम करें। ये अधिकार मैं नहीं समझता कि प्रेस परिषद को भी है या इसको भी है। मैं अभी देख रहा था, आज उसमें जनवरी 2020 तक उसमें फैसले हुए हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि कोई वहां पे शिकायत दर्ज करे पहले। राहुल जी, उसके बाद उसकी सुनवाई होती है, उसमें दंड भी दिए गए हैं, इस साल भी दिए गए। उसको पढ़ना पड़ेगा ना, लेकिन बिना शिकायत किए वो कैसे करेगा? जी, राहुल जी, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण ले रहा हूं। जो बिग बॉस इस बार का आया, इससे पहले का जब बिग बॉस आ रहा था तो आपने देखा था कि बिग बॉस में गालियों की बौछार होती थी, एक दूसरे को खूब गाली दी जाती थी। तब मैंने एनबीएसए को मेल के थ्रू एक कंप्लेन भेजी थी कि जिस तरह की गालियों का प्रसार हो रहा है उस पर आप कुछ करिए। करीब 1 साल के बाद उस मेल का मुझे जवाब आता है कि हमने कंटेंट देखा और इसमें कोई गाली हमें नहीं दिखी। ये करीब 1 साल के बाद है, ये प्रमाण के साथ मैं आपको बता रहा हूं। आशुतोष जी, कल मेरे पास एक पैनलिस्ट का फोन आया, वो जो तमाम टीवी चैनल्स में बैठने वाले पैनलिस्ट हैं, बड़े रिनाउंड चेहरा है। उन्होंने कहा, साहब एक अंग्रेजी चैनल के गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने मुझे फोन किया और अंग्रेजी चैनल के गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने कहा कि आपको बैठा तो जरूर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप चीखा चिल्ली जरा कर दीजिएगा, गाली गलौज कर दीजिएगा, जिससे कि टीआरपी बढ़ जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये व्यवस्था चल रही है टीवी की। तब क्यों ना जिस राहुल देव जी जो बात कह रहे हैं उसके संचालन, नियमन, नियंत्रण की, उन परिप्रेक्ष्य में देखते हुए आपको क्या लगता है कि अब एक बड़ी जरूरत बनती जा रही है? नहीं, देखिए विप्लव, मैं टीवी बाय नेचर एक इमोशनल मीडियम है जी, और सेंसेशनल मीडियम, ये भी हमको मानना पड़ेगा।
तो उसमें चीखा चिल्ली तो हो सकती है, लेकिन चीखा चिल्ली अगर गाली गलौज की भाषा में आ जाए, एक दूसरे को मारने की भाषा में आ जाए, और ऐसी भाषा में आ जाए जिसको हमारा परिवार और आपका परिवार बैठ के ना देख पाए, तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि भाई ये क्या हो रहा है। देखिए, टीवी की, आज की टीवी की जरूरत की दिक्कत क्या है? 3 लेवल पे दिक्कत। पहली बात जो मैंने आपसे कहा कि हमारा टेलीविजन खुलेआम सांप्रदायिकता फैला रहा है, और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करके उसकी छवि को, उसकी ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं, जो तबलीगी जमात के मामले में हमने देखा था। तबलीगी जमात तो सिर्फ एक उदाहरण, उसके पहले भी आप खुलेआम देख लीजिए, आप मुझे कहने की जरूरत नहीं इसमें। दूसरी बात, जो जिस तरीके से सरकार की खुलेआम चमचागिरी होती है, वो पत्रकारिता का काम नहीं, वो प्रोपेगेंडिस्ट का काम कर रहे हैं। वो दरअसल एक खास तरीके के नैरेटिव को इस देश के अंदर बना रहे हैं, जो भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्था के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि एक नैरेटिव है जो विपक्ष को गद्दार बता रहा है, एंटी नेशनल बता रहा है, चीन के साथ खड़ा बताता है, पाकिस्तान के साथ खड़ा बताता है। तो ये प्रॉब्लम उस लेवल पे है। जो तीसरी दिक्कत क्या है कि टीवी चैनल्स खुले आम जो है वो एक डिमोनाइजेशन करते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मसले पर, मैं तो चूंकि टीवी चैनल्स पे रहता हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सुशांत सिंह के मामले में किसी के पास रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई सबूत अभी तक मिला नहीं है। कहानी कहां से शुरू होती है? एफआईआर दर्ज होती है और कहा जाता है कि शायद इन्होंने मर्डर कराया या अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है। फिर 15 करोड़ के रुपए का मामला गया। इन दोनों मामलों की जांच सीबीआई ने की, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की। दोनों मामलों में कुछ आगे मामला बढ़ता दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन 2.5 महीने से कंटिन्यूअसली उस लड़की को, उसके परिवार को जिस तरीके से हाउंड किया जा रहा है, वो अपने आप में हैरानी की बात है। और कभी कभी मैं अपने घर में बैठ के सोचता हूँ, अपनी पत्नी से बात करता हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो शायद हम लोग आत्महत्या करने के लिए उत्सुक हो जाए। तो जो एक तरफा यह जो शशि थरूर के मामले में, जिस तरीके से सुनंदा पुष्कर के मामले में शशि थरूर को पब्लिकली मर्डरर बता दिया गया था, क्या वो पत्रकारिता है या नहीं पत्रकारिता? और इसके बाद आशुतोष जी, उस दिल्ली हाईकोर्ट को उस एंकर को कहना पड़ा, मैं खासकर नाम भी ले रहा हूं, अर्नब गोस्वामी को कहना पड़ा कि आप ये पत्रकारिता ना कीजिए। मैं मुकेश जी के पास थोड़ा सा चल लेता हूं। मुकेश जी, कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि बात केवल एक पक्ष की नहीं है, हिंदू आतंकवाद भी यहां पर हुआ है। लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों तरफ से अपनी सही गलत बातें हैं। अब किसको सही माना जाए, किसको गलत? क्योंकि लगातार मीडिया को लेकर खासकर ये कहा जा रहा है, या तो आप इस पक्ष के हैं या इस पक्ष के हैं। ये जो विमर्श तय हो रहा है मीडिया का, आप किस तरह देखते हैं इस पूरे विमर्श को? देखिए, मीडिया तो एक तरफा है। हिंदू और मुस्लिम आतंकवाद कहाँ मीडिया में कितना कौन दिख रहा है ये सब जानते हैं। किस आइडियोलॉजी को और किस पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है ये बहुत साफ है। इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। तो इसलिए ये बात तो रहने ही दे। ये जो मामला गया है, आप देखिए सुदर्शन चैनल, ये पहला मामला नहीं है सुदर्शन चैनल ने जब इस तरह की हरकत की हो। ये चैनल हमारी व्यवस्था में है, हमारे यहाँ सरवाइव कर रहा है। यही अपने आप में पूरी व्यवस्था पर एक कड़ी टिप्पणी है। इस तरह के चैनल होने ही नहीं चाहिए जो लगातार इस तरह से विषमन कर रहे हैं, समाज में दुर्भावना पैदा कर रहे हैं, दो समुदायों के बीच में अविश्वास की खाई गहरा कर रही हैं। तो ये बहुत साफ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो सेल्फ रेगुलेशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। इस बारे में किसी तरह की कोई भ्रांति भ्रम नहीं रखना चाहिए हम लोगों को। एनबीएसए हो, एनबीए हो, बीईए हो, प्रेस काउंसिल हो। प्रेस काउंसिल इतने लंबे समय से संस्था है, लेकिन उसने क्या किया है ये बताइए? बीच बीच में कुछ स्ट्रक्चर पास करने के अलावा हम सब जानते हैं कि उसके पास ना दांत है ना नाखून है। वो कोई ठोस कार्रवाई जो पत्रकारिता की आचार संहिता है उसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नहीं कर पाती है। पेड न्यूज की उसकी रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद वो क्या कर पाया। इसी तरह से जब पहले दंगों के मामले में, बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद दंगों के मामले में जो रिपोर्ट आई थी प्रेस काउंसिल की, उसका क्या हश्र हुआ ये भी हम जानते हैं। तो हमारी जो सेल्फ रेगुलेशन का पूरा सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा, और दुनिया में कहीं काम नहीं कर रहा। हिंदुस्तान छोड़िए, दुनिया में कहीं भी काम नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि ब्रिटेन में जस्टिस लेवसन की अध्यक्षता में बाकायदा एक कमेटी बनी थी और उसने बड़ी बुरी तरह से ब्रिटेन के मीडिया को धिक्कारा था। यानी आप सोचिए कि ब्रिटेन हम लोगों का एक आदर्श होता है कि वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने सबसे सुंदर रूप में होगी, सबसे खुले रूप में होगी, और वहां ये दुर्गति है। तो दुनिया भर में ये अनुभव रहा है कि सेल्फ रेगुलेशन काम नहीं कर रहा है। राहुल जी, सवाल आपने जो उठाया, ये जो कमेटी बनेगी
वो क्या करेगी? कमेटी अगर बन भी गई तो देखिए, कमेटी अगर बन रही है तो उसको पूरे अधिकार देने पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि एनबीए ने एक जुर्माना लगाया और रजत शर्मा बोलते हैं हम नहीं देंगे, अर्णब गोस्वामी बोलते हैं हम एक अलग संगठन बना लेंगे। ये नहीं चलेगा। एक संगठन होगा, एक बॉडी होगी जो कि जो भी पत्रकारिता के नियम कायदे हैं कि उनके अनुसार मॉनिटर करेगी, निर्देश देगी और उनको पालन करना पड़ेगा, और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त यही मुकेश जी, जी इसी मैं उसी एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूं कि उसे एम्पावर कैसे करेगी। राहुल जी, ये जो नियामक संस्था, जिसकी 5 सदस्यीय नियामक संस्था की सुप्रीम कोर्ट ने कल्पना भी की है मात्र, आपको लगता है कि वो अगला एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बन के रह जाएगा, एनबीए से बन के रह जाएगा, या जहां तक एम्पावर की बात है उसे एक शक्तिशाली मजबूत तंत्र देने की बात है, वो कौन सा तंत्र मजबूत देगा जो वो रेगुलेट कर पाएगा? ये जो टीवी मीडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समझ गए आपकी बात, समझ गए जी, तो बात समझ गए जी। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है जी। सुप्रीम कोर्ट ये बनाने का काम सरकार का है और संसद का है जी। प्रेस परिषद भी संसद के एक अधिनियम के तहत बनी है, तो इस तरह की अगर कोई नियामक संस्था बननी है तो वो भी केवल संसद ही बना सकती है जी। जी आशुतोष, कुछ कह रहे हैं आप? यानी आप बोलिए उसके बाद। हाँ, तो ये केवल संसद बना सकती है, और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी संस्था न तो बनेगी, और अगर बन गई, बहुत दबाव अगर पड़ा तो, और वो भी दबाव कौन बना सकता है? अकेला इस समय सर्वोच्च न्यायालय ही बना सकता है। और अभी इस देश में, क्योंकि बाकी जो देश की जनता है उसको तो ऐसे विभाजक कार्यक्रम, ऐसे उत्तेजक और जहरीले कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, वो उसको लाखों की संख्या में देख रही है। जो सबसे बड़ा मीडिया का यक्ष प्रश्न है वो ये है कि जो जितना घटिया विषय वस्तु कंटेंट है उसको उतने ज्यादा लोग देखने वाले हैं, यही उनकी ताकत है। तो केवल सर्वोच्च न्यायालय का निरंतर दबाव शायद संसद को, सरकार को मजबूर करे कि वो एक पहले अधिनियम बनाए, उसका प्रारूप बनाए, संसद में पेश करे और उसको पारित करवाए। तो पहली बात कि मुझे इस संसद से आज तक ये हुआ नहीं। प्रेस परिषद भी 1978 से बनी हुई है, लेकिन तमाम बार ये कहा जा चुका है कि उसको अधिकार दिया जाना चाहिए, उसको दंडित करने का, बंद करने का अधिकार होना चाहिए अखबारों को। वो अधिकार नहीं दिया संसद ने। कोई भी चुनी हुई सरकार, ना उसने आज तक किसी भी सरकार ने किया है, ना ये सरकार, ना कोई आगे आने वाली सरकार ये करेगी, और ना संसद करेगी, जैसा अभी जो हमारे लोकतंत्र का तौर तरीका है उसमें। तो ये एक चर्चा के लिए अच्छी बात है, लेकिन जो उसमें एक बुनियादी कुछ कमियां हैं इस पूरे विचार में, जो आपने सवाल उठाए कि ये बनाएगा कौन संस्था, बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। संसद के हाथ में है कि वो बनाती है कि नहीं, बनाती है तो उसको कितने अधिकार देती है, और कितने उसके बाद उसमें किन लोगों को रखा जाता है। ये 3 चीजें हैं, 3 बहुत बड़े सवाल हैं। ये तीनों बिल्कुल बहुत ही अच्छे आदर्श ढंग से हो जाएं और ये सारे चरण पारित हो जाएं, तब शायद हमारे पास यूके या और भी कुछ देशों में ऐसी जो संस्थाएं हैं वहां पर ऐसी कोई संस्था हमारे सामने आ सके। संसद बनाएगी जी। राहुल जी संसद बनाएगी, सरकार उसे लागू करेगी। आशुतोष जी, मैं थोड़ा सा 2 कदम आगे ले चलता हूं। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मैटर पे यूपीएससी जिहाद पे बात हुई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, इसी कार्यक्रम को 1 हफ्ते पहले केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। आशुतोष जी, देखिए अब उस पचड़े में ना पड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हम पहले के आधार पर हम इस पे बैन नहीं लगा सकते, प्री सेंसरशिप नहीं कर, प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप नहीं कर सकते। तो सरकार इसको देख ले, सरकार अपने हिसाब से तय कर ले। उस बहस में नहीं जाता हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए आज की तारीख में नए गाइडलाइंस बनाने की जरूरत नहीं है। जब टीवी चैनल्स को जब लाइसेंस मिलता है सरकार की तरफ से, तो उनकी एक गाइडलाइंस होती है, और उस गाइडलाइन के हिसाब से आप पाकिस्तान के खिलाफ भी एक शब्द नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो उससे देश की विदेश नीति अफेक्टेड होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है। उस पर लिखा हुआ जी, क्या उसका पालन होता है? एनबीएसए जब बना तो एनबीएसए ने भी एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया और उसकी गाइडलाइंस स्पष्ट रूप से है। क्या उस पर पालन हो रहा है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा पालन क्यों नहीं हो रहा। मेरी नजर, जैसे अभी आपने कहा रजत शर्मा जी का नाम लिया, रजत शर्मा जी के चैनल को एनबीएसए ने दंडित किया था, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। आज रजत शर्मा जी, मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूं, हमारे वरिष्ठ है, वो एनबीए के चेयरमैन है,
और पिछले दिनों उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ एक चैनल की वजह से सबकी बदनामी हो रही है। अगर और कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनबीए क्या कागजी संस्था बन के रह गई है, तो ये अपने आप पे सवाल है। अब मैं कहता हूं कि 3 चीजें इस पे करनी चाहिए अगर आपको कुछ रिफॉर्म करना है। पहला काम जो मुझे ऐसा लगता है वो ये करना चाहिए कि टीआरपी सिस्टम को इमीडिएटली स्क्रैप कर देना चाहिए, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सारी दिक्कत टीआरपी को, और मैं पिछले 10 साल से मांग कर रहा हूं, टीआरपी को फॉरेन न्यूज बिजनेस से स्क्रैप कर देना चाहिए, डीलिंग कर देना चाहिए। एंटरटेनमेंट में करना हो करे, उससे कोई दिक्कत नहीं, सिनेमा में करना हो करो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जो संपादक नाम की संस्था है उसको ऑटोनोमस करना पड़ेगा और 3 साल के लिए उसका जो कार्यकाल है वो तय करना पड़ेगा। अगर आप किसी संस्था ने किसी संपादक को हायर किया है तो पहले तय कर ले कि संपादक उनकी जरूरत के हिसाब से है या नहीं है, कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार हायर किया तो 3 साल के लिए आप उसको हटा नहीं सकते, चाहे कुछ भी, चाहे आपकी टीआरपी रसातल में मिल जाए, चाहे जो मिल जाए। तीसरी चीज, जो ये सरकार की तरफ से जो विज्ञापन मिलते हैं, इन सरकार की तरफ से विज्ञापन नहीं आना चाहिए। इसके लिए एक अलग से संस्था बननी चाहिए और सारे विज्ञापन और संस्था तय करेगी किस टीवी चैनल की क्या लोकप्रियता है, किसको कितना विज्ञापन मिलना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो टीवी चैनल है उनका मालिकाना क्या है, उनकी ओनरशिप क्या है, उनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, क्या वो जनता के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो विज्ञापन दिए जाते हैं वो कहीं ज्यादा और कहीं कम क्यों दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। तो अगर इन 3 चीजों से शुरुआत करें, जहां 3 साल का कार्यकाल संपादक का, जहां विज्ञापन सरकार ना दे, कोई और संस्था उसको तय करे, और तीसरा टीआरपी स्क्रैप करे, तो एक शुरुआत हो सकती है। जी मुकेश जी, जब बात होती है, हमारे यहाँ प्रेस क्लब में भी बैठते हैं, तमाम चर्चाएं होती हैं, तो वो कहते हैं मालिक तो प्राइवेट है, प्राइवेट एंटिटी है, जब वो पैसा लगाता है तो पैसा निकालने की भी पूरी अथॉरिटी रखता है, इसलिए वो संपादक चयन करेगा, टीम चयन करेगा। आप तो तीनों संपादक के पदों पे रहे हैं, आपने भी मालिक देखे हैं। मुकेश जी, जो बात आशुतोष जी कह रहे हैं कि इस पूरी टीआरपी सिस्टम ही को स्क्रैप कर देना चाहिए, क्या आपको लगता है ये कहीं संभव है धरातल पर? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पूरा टेलीविजन बाजारवादी व्यवस्था का हिस्सा है। वो कैसे सरवाइव करेगा या वो कैसे चलेगा? बाजार से उसका बिल्कुल नाभिनाल का संबंध बना हुआ है। वो विज्ञापन उसको किस आधार पर देंगे? जब अगर एजेंसियों को नहीं पता होगा कि किस टेलीविजन की क्या व्यूअरशिप है, तो वो कैसे उनको ऐड देंगे? तो ये आदर्श स्थिति तो यह हो कि इस तरह का कोई कंपटीशन ना हो जो आपके कंटेंट को घटिया बनाता हो। टीआरपी का रोल इसमें जबरदस्त रहा है। टीआरपी की होड़ की वजह से जो सुशांत सिंह को नहीं दिखाना चाहते थे या कम दिखा रहे थे, वो भी ज्यादा दिखाने पर आतुर हो गए और उन्होंने किया ये। तो निश्चित रूप से टीआरपी ड्राइव कर रही है मीडिया के कंटेंट को, लेकिन ये बाजारवादी व्यवस्था में आप उससे मुक्ति पा पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। दुनिया भर में इस तरह की रेटिंग एजेंसियां हैं, वो रेटिंग देती हैं, उनके आधार पर विज्ञापनों की दरें तय होती हैं, विज्ञापन मिलते हैं और उससे हाँ, अगर इसको आपको बहुत बदलना है तो फंडिंग सिस्टम बदलना पड़ेगा। ये जो जैसे अमेरिका में है कि आपकी जो एड पूरी डिपेंडेंस एड रेवेन्यू पर नहीं है, कि आप 80-90% रेवेन्यू आपका केवल विज्ञापन से आ रहा है, तो आपकी निर्भरता विज्ञापनों पर हो गई है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए वो रेवेन्यू आने लगे तो वो निर्भरता कम हो जाएगी, तब जाकर वो विज्ञापनों के पीछे या विज्ञापन दाताओं की मांग के अनुसार कंटेंट बनाने पर थोड़ा सा नियंत्रण लाएंगे। तो हमें पूरे जो आशुतोष जी ने जो कहा कि हमें पूरी इंडस्ट्री की बनावट को देखना चाहिए, ओनरशिप पैटर्न को देखना चाहिए, रेवेन्यू मॉडल को देखना चाहिए, बिजनेस मॉडल को देखना चाहिए, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहे हैं। और उसमें सरकार की जो मिली भगत है, कारपोरेट और सरकार की मिली भगत से जो कंटेंट शेप ले रहा है, और इसमें जो चापलूसी की बात नहीं है बल्कि एजेंडा सेटिंग और एजेंडा ड्रिवेन जर्नलिज्म जो हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। जी, तो कैसे आपको पता है कि मैं चूंकि समय कम रह गया है, इसलिए मैं अंतिम क्वेश्चन अब राहुल जी से और ले रहा हूं। राहुल जी, क्या असली लड़ाई विद इन द मीडिया, या कह सकते हैं खासकर टीवी चैनल्स के संपादकों के बीच में है कि कौन टीआरपी ला पा रहा है और कौन टीआरपी नहीं ला रहा है? सही और गलत का पैमाना खासकर वहीं तय हो रहा है, आपको लगता है? सच है, इससे इनकार करना संभव नहीं है, क्योंकि अब टीआरपी का ही खेल है। टीआरपी के साथ
कुछ अदृश्य मालिकों का भी खेल है, कुछ दृश्य मालिक होते हैं, कुछ अदृश्य मालिक होते हैं। और अब मतलब इस समय राजपूत, सुशांत और रिया के पूरा प्रकरण में जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि हम सभी लोगों को टीवी पत्रकार होने पर अब शर्म आती है। अब देखने का भी, उधर झांकने का मन नहीं करता। ये शायद टीवी की, हमारे समाचार टीवी के पतन का सबसे घटिया काल है। इससे ज्यादा पतन मैंने नहीं देखा कि जो इतना लंबा चला हो। पतन तो बहुत हुआ और भी नीचे हुआ है, लेकिन इतना लगातार चल रहा हो, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। 2.5 महीने 3 महीने जिस चीज को हो जाए। तो देखिए, सवाल ये कुल मिलाकर कानून की भी एक सीमा होती है। हमारे यहाँ तो बहुत कानून सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में भारत में ही है। मात्रा को देखें, अगर संख्या को देखें, सबसे बड़ा संविधान हमारे पास है। लेकिन बात है अनुपालन की, और वहां पर आता है समाज कि आपके समाज की प्रकृति कैसी है। समाज का बहुसंख्यक वर्ग वो किधर, उसका झुकाव किधर है, उसका रुझान क्या है, उसको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, कौन सी नहीं अच्छी लगती हैं। बिग बॉस, आप खबरों को छोड़िए, बिग बॉस इतना लोकप्रिय क्यों है? अब इस पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे? और आप बहुत अति नियंत्रण करेंगे तो फिर आप टीवी की जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो नष्ट होगी। आप वो भी नहीं होने देना चाहते। आप विचारों की खुली अभिव्यक्ति भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आलोचना भी हो, विचारों की अभिव्यक्ति भी हो। जिसको चापलूसी करनी हो चापलूसी करे, लेकिन जिसको आलोचना करनी है वो भी खुद आजाद होकर, निडर होकर कर सके। लेकिन सवाल यह है कि अंततः यह समाज के हाथ में है। समाज में दबाव होगा, समाज की इच्छा होगी तो कानून भी बन जाएंगे, कानून का पालन भी होगा। एक लास्ट, आशुतोष जी, चूंकि 2-3 मिनट बस बचे हैं, तो एक लास्ट टिप्पणी आप। मैं आप 30 सेकंड में मैं आपको बता दूंगा। देखिए, हमारे यहाँ जो चुनाव की स्थिति थी वो कैसे ठीक हुई। एक पीएम सेशन आए, उन्होंने चुनाव की जो गंदगी थी उसको ठीक कर दिया। हालांकि अभी भी बहुत लोग आ गए, लेकिन एक बेंचमार्क सेट हो गया, उसके बाद वो चीजें ठीक हो गई। तो मुझे लगता है इस इंडस्ट्री को एक पीएम सेशन की जरूरत है। वो पहली बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मुझे ये लगती है कि इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर ये क्यों खतरनाक है? खतरनाक इसलिए क्योंकि एंटरटेनमेंट और न्यूज में फर्क है। न्यूज क्या है? न्यूज पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करता है। पब्लिक ओपिनियन के आधार पे लोग चुनते हैं कि कौन सी पार्टी सही है, कौन सी नेता सही है, कौन सा प्रधानमंत्री बनने लायक है, कौन सा प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। अगर पब्लिक ओपिनियन अगर हम मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगी, फैक्ट्री में बनने लगेगी और एक खास तरीके की पब्लिक ओपिनियन बनेगी, तो ये मान लीजिए आपका ये लोकतंत्र आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर धराशायी हो जाएगा। और यहाँ पे अधिनायकवाद, निरंकुशवाद और फांसीवाद तो बहुत बड़ा शब्द है, उस दिशा में हम बढ़ जाएंगे। जी, निश्चित रूप से। और एक बड़ा रोल, आप तीनों की बातचीत से एक बात तो मुझे बहुत क्लियर होती है कि एक बड़ा रोल जनता जनार्दन का है कि वो क्या देखना चाहती है, वो किधर जाना चाहती है, उसे कौन से व्यूज पसंद आ रहे हैं और किसके व्यूज नहीं पसंद आ रहे हैं, वो टीआरपी सिस्टम हमारा बता रहा है। तो फिलहाल इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।